हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षकगणों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो रीट के अंदर बार बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न को वे क्या सहित पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आसपास से कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछेगा तो आपका कभी जो है वो गलत नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत। इससे पहले कुछ मोटिवेशन लाइनें कि साथियों, राह के पत्थर को चकना चूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकना चूर होना चाहिए। वार चाहे एक हो पर बड़ा खतरनाक होना चाहिए। मेरा मकसद ये नहीं कि वो हार मान ले। साथियों, मेरा मकसद ये नहीं कि वो हार मान ले, मेरा मकसद ये है कि वो मेरे आगे मजबूर होना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम हो या फिर खराब परिस्थितियां हो, जब तुम्हें झुककर सलाम करे ना, तब समझना कि तुम्हारी जो चोट है वो बहुत ही गजब और खतरनाक लेवल की थी। ठीक है, चलिए कर लेते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का देखो पहला क्वेश्चन भाई। साथियों, पहला प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता हैं। ठीक है, कल हमने इस क्वेश्चन की चर्चा जो है वो की थी। ठीक है, बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है या फिर इसके जो है वो प्रतिपादक कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन सी स्पेरमैन, ऑप्शन डी है थ्रस्टन। ठीक है, इनमें से बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया। साथियों देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, थॉर्नडाइक की। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है। तो थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक की बहू, ठीक है, किसकी बहू, थॉर्नडाइक की बहू कहां पर खड़ी है, तो ये खड़ी है टीले पर। टीले पर खड़ी है। अब देखो, थॉर्नडाइक की जो बहू है वो टीले पर खड़ी है, यानी कि थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है वो साथियों दिया है बहुकारक का सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है, बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है, इसके प्रणेता हो जाएंगे कौन, थॉर्नडाइक। अगर आपसे क्वेश्चन सीधा पूछे, ठीक है, कि बुद्धि का जो बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत है, ठीक है, बहुकारक बुद्धि का जो सिद्धांत है उसके प्रणेता कौन है, तो हो जाएंगे थॉर्नडाइक। ठीक है, टीले पर खड़ी है, यानी कि इस सिद्धांत को बालू के टीले का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक का जो बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत है, ठीक है साथियों, थॉर्नडाइक का जो बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत है, इसको टीले का सिद्धांत भी कहते हैं। तो बस एक लाइन जो है वो याद रखनी है कि थॉर्नडाइक की जो बहू है वो खड़ी है टीले पर। तो थॉर्नडाइक की बहू टीले पर खड़ी है, यानी कि थॉर्नडाइक का बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत प्रणेता पूछे तो करना है थॉर्नडाइक। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि किस सिद्धांत को टीले का सिद्धांत कहते हैं या फिर किस सिद्धांत को जो है वो बालू के टीले का सिद्धांत कहते हैं, तो वो है थॉर्नडाइक का बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, जिसको टीले का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, देखो अगला अगला हम यहाँ पे बात करें अल्फ्रेड बिने की। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने, साथियों अल्फ्रेड बिने की बात करें तो अल्फ्रेड बिने ने दिया है कौन सा, अपना बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है, ठीक है, ओनली फॉर वन फैक्टर, बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है इसके प्रणेता पूछे तो करना है अल्फ्रेड बिने। ठीक है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्पेयरमैन की। स्पेयरमैन यानी कि दो मैन, स्पेयरमैन यानी कि दो मैन। तो स्पेयरमैन का जो सिद्धांत है वो है द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा है, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत। अब देखो, द्विकारक सिद्धांत जिसमें हमने कल चर्चा की थी इसकी, कि द्विकारक यानी कि बुद्धि के दो कारक बताए स्पेयरमैन ने। ठीक है, स्पेयरमैन यानी कि दो मैन, स्पेयरमैन यानी कि दो मैन, दो मैन से हो जाएगा द्विकारक, दो मैन से हो जाएगा द्विकारक बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है। ठीक है, उसके प्रणेता है कौन, स्पेयरमैन। ठीक है, स्पेयरमैन ने दो कारक की चर्चा की है। एक तो उन्होंने कहा है जी कारक, सामान्य जो सबके अंदर है। ठीक है, जी कारक यानी कि जनरल, जी से हो जाएगा जनरल, और जनरल का मतलब हो गया सामान्य कारक। ठीक है, जो सभी के अंदर है। ठीक है, दूसरा जो स्पेयरमैन ने बताया था कारक वो है एस, यानी कि स्पेशल।
विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, तो एक तो हो गया सामान्य कारक और एक हो गया विशिष्ट कारक। इस प्रकार से बुद्धि के अंदर जो दो कारक की चर्चा की है वो की है स्पेयरमैन ने। ठीक है, द्विकारक यानी कि स्पेयरमैन, स्पेयरमैन यानी कि दो मैन, स्पेयरमैन यानी कि दो मैन, दो आदमी। तो ये जो चर्चा है वो है स्पेयरमैन की। स्पेयरमैन का सिद्धांत है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, और इसको जी कारक और एस कारक का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, देखो अगला यहां पे हम बात करें थ्रस्टन की। ठीक है, तो कल हमने चर्चा की थी कि थ्रस्टन एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो अकेले नहीं आते हैं। कहां पे आते हैं? ये हमेशा जो हैं वो साथियों समूह के अंदर आते हैं। ठीक है, थ्रस्टन जो हैं वो हमेशा समूह के अंतर्गत आते हैं। ये जो हैं वो कभी भी अकेले नहीं आते, इनको जो हैं वो अकेले आने से डर लगता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना कि समूह में कौन आते हैं? समूह में आते हैं हमेशा थ्रस्टन। ठीक है, तो बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है, ठीक है, इसके प्रणेता हो जाएंगे थ्रस्टन। ठीक है, बुद्धि का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, बहुकारक बुद्धि का जो सिद्धांत है, ठीक है, ये दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक की बहु कहां पे खड़ी है? टीले पर खड़ी है, क्योंकि इस सिद्धांत को टीले का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बीने की बात करें तो बीने ने सबसे पहले जो है वो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया। ठीक है, ओनली फॉर वन फैक्टर। उसके बाद में स्पेयरमैन यानी कि दो मैन, स्पेयरमैन यानी कि दो मैन, स्पेयरमैन ने बुद्धि के दो कारक बताई हैं। ठीक है, एक तो हो गया जनरल यानी कि सामान्य, ठीक है, और एक हो गया विशिष्ट यानी कि स्पेशल। ठीक है, ये जो सिद्धांत है स्पेयरमैन का ये दिया गया था 1904 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बुद्धि का जो समूह कारक थ्रस्टन एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो हमेशा समूह के अंतर्गत आते हैं, अकेले नहीं आते। ठीक है, तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत यानी कि इसकी परिणीता पूछें तो करना है थ्रस्टन। ठीक है, बढ़े आगे। तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन भाई, आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु इंटू 100। ठीक है, यानी कि इसके बट्टे के अंदर जो है वो हम क्या रखेंगे? यहाँ पे जो है इसके नीचे मानसिक आयु के जस्ट नीचे जो है वो बट्टे में क्या रखेंगे कि हमें जो है वो किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है वो प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखो ये जो सूत्र है साथियों, ये जो सूत्र है ये दिया था टर्मन ने। ठीक है, ये जो सूत्र है ये दिया था टर्मन ने, यानी कि मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मानसिक आयु। ठीक है, इसके बट्टे में हम रख देंगे वास्तविक आयु। ठीक है, और वास्तविक आयु को साथियों देखो मानसिक आयु को कहेंगे मेंटल एज, तो इसको हम लिख सकते हैं एम और ए यानी कि मेंटल एज। ठीक है, वास्तविक आयु को हम कहते हैं अंग्रेजी में क्रोनिकल एज। ठीक है, वास्तविक आयु मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आगे इस सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछा जाता है, आगे जो है वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो मानसिक आयु एम ए, ठीक है, बट्टे में हम कर देंगे वास्तविक आयु। देखो वास्तविक आयु को कहते हैं क्रोनिकल एज, वास्तविक आयु जो है उसको अंग्रेजी में क्रोनिकल एज कहते हैं, तो एम ए बट्टा सी ए। ठीक है, एम ए बट्टा सी ए और गुणा कर देंगे किससे? गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, एम ए बटा सी ए गुणा 100, ये जो सूत्र है ये दिया था टर्मन ने। ठीक है, इस सूत्र के प्रणेता कौन है? टर्मन है। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? मानसिक आयु, बट्टे में क्या आएगा? वास्तविक आयु, गुणा किससे होगा? 100 से होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जिनका भी आंसर बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100 यानी कि मेंटल एज, ठीक है, अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन भाई, हाँ जी, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सामान्य बालक का, ठीक है, बुद्धि लब्धि स्तर जो है वो क्या होता है? एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है और हर बार भी पूछा जाता है। ठीक है, सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि जो स्तर है वो क्या है? ठीक है, देखो सबसे पहले कुछ बच्चों की बात कर लेते हैं, और सबसे पहली जो स्टेज आती है, सबसे पहली यानी कि ऊपर ही ऊपर जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं भाई साहब प्रतिभाशाली।
उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्रतिभाशाली, यानी कि जो भी मेरे जैसे हैं उनको बोलते हैं प्रतिभाशाली। ठीक है। अब देखो, मेरे जैसे नहीं, देखो प्रतिभाशाली यानी कि प्रतिभाशाली जो हैं वो आपके जैसे। देखो प्रतिभाशाली जो होते हैं ये होते हैं जिनका आईक्यू लेवल होता है 140 प्लस, जिनका आईक्यू लेवल जो है वो 100, यानी कि जिनकी बुद्धि लब्धि का जो स्तर है, ठीक है, वो 140 से ऊपर होता है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्रतिभाशाली। ठीक है। उसके बाद जो प्रतिभाशाली के जस्ट नीचे की श्रेणी है उसको बोलते हैं अतिश्रेष्ठ। अति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं उससे भी श्रेष्ठ, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अति श्रेष्ठ। ठीक है, तो ये हो गया अति श्रेष्ठ। अति श्रेष्ठ के अंदर जो भी बालक जिनकी बुद्धि लब्धि इस तरह है वो 130, ठीक है, और 139 के मध्य है भाई, 130 से लेकर के 139 के मध्य जो भी बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से 139 है उनको बोलते हैं अति श्रेष्ठ। ठीक है, फिर एक आता है श्रेष्ठ। अति श्रेष्ठ के बाद क्या आएगा? अति श्रेष्ठ के बाद आ गया श्रेष्ठ। ठीक है, और श्रेष्ठ बालकों की जो बुद्धि लब्धि इस तरह होता है वो होता है साथियों 120 से लेकर के 130 तक, ये हो गया श्रेष्ठ। ठीक है, फिर एक आता है औसत से ऊपर, यानी कि औसत से ऊपर, और औसत से ऊपर जो होते हैं ये होते हैं साथियों कितने? अपने औसत से ऊपर हो जाएंगे 110 से लेकर के फिर 120 तक। ठीक है, 110 से लेकर के 120 तक जो होते हैं ये होते हैं क्या? ये होते हैं औसत। ठीक है, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? सामान्य की या फिर औसत की। तो सामान्य या फिर जो औसत बालक होते हैं उनका जो बुद्धि लब्धि स्तर होता है वो साथियों होता है कितना? अपना 91 से लेकर के, यानी कि 90 से 110 के मध्य, या फिर 91 से 110 के मध्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, 91 से 110 के मध्य। अब देखो इनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भले स्टार लगा देना, भले स्क्रीनशॉट ले लेना, कैसे भी करके इनको जो है वो याद कर लेना। सबसे पहले प्रतिभाशाली जो होगा वो 140 यानी कि 140 से ऊपर, ठीक है, 140 एबव, यानी कि जिनका बुद्धि लब्धि स्तर जो है वो 140 से ऊपर है वो होगा प्रतिभाशाली। ठीक है, प्रतिभाशाली के जस्ट नीचे की जो श्रेणी है उसको बोलते हैं अतिश्रेष्ठ, और ये होगा 130 से 139। ठीक है, उसके बाद में अति श्रेष्ठ के बाद की जो श्रेणी है वो आती है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ जो है ये होता है 120 से लेकर के 130 तक। ठीक है, और औसत से ऊपर जो होते हैं वो होते हैं 110 से 120 के मध्य। और ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है कि एक सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा, तो वो या तो आएगा ऑप्शन में 90 से 110, या फिर आ सकता है 91, कोई भी मतलब आसपास का ऐसे ही आएगा। 90 से 110 जो है वो आप याद रख लेना। ठीक है, तो ये हो गया 190 से 110, यानी कि एक सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर। ठीक है, बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन भाई। हाँ जी, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भाई। देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? रीट L1 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? ठीक है, देखो साथियों एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कि सूत्र MA/CA, ठीक है, ये जो सूत्र है, ये जो सूत्र है ये दिया था टर्मन ने, गुणा किसे करेंगे? 100 से करेंगे। तो MA/CA मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100 का जो बुद्धि लब्धि मापने का अपना सूत्र है, ठीक है, ये तो दिया है टर्मन ने, लेकिन बुद्धि लब्धि मापन के अगर जन्मदाता पूछे तो करना है अल्फ्रेड बिने भाई। ठीक है, किसको करेंगे? अल्फ्रेड बिने को करेंगे, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता, यानी कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि मापने का जो काम किया था ना वो किया था अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, और अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का कौन सा सूत्र सिद्धांत दिया है? तो वो दिया है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, ओनली फॉर वन फैक्टर, जिसको साथियों निरंकुशतावादी का सिद्धांत भी कहते हैं। कल की क्लास में हमने एक एक प्रश्न की व्याख्या सहित पढ़े थे। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने का जो सूत्र है, सॉरी सिद्धांत जो है वो बुद्धि लब्धि को लेकर वो है एक कारक बुद्धि का सिद्धांत, ओनली फॉर वन फैक्टर। और बुद्धि लब्धि मापने का सबसे पहले काम किया था, वो किया था किसने? अपने बिने ने। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने ये बुद्धि लब्धि मापन के क्या है? जन्मदाता है। ठीक है, अगर आपसे ये सूत्र पूछे ना तो ये सूत्र है टर्मन का, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने वाला जो सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 करेंगे, तो ये सूत्र जो है ये दिया है टर्मन ने। ठीक है, लेकिन बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल
मापने का जो कार्य है, यानी कि मापने का जो सबसे पहले काम किया था, जिनको बुद्धि लब्धि मापन का जन्मदाता कहते हैं, तो वो हो जाएगा अल्फ्रेड बिन। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि जो है वो कितनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली जो होंगे वो होंगे 140 से ऊपर वाले। ठीक है, उसके बाद में प्रतिभाशाली के बाद में आता है अतिश्रेष्ठ, वो होता है 130 से 139। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था क्या, उसके बाद में हमने पढ़ा था श्रेष्ठ, जो कि होते हैं 120 से 130 तक। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था क्या, औसत से यानी कि सामान्य से ऊपर। ठीक है, वो होते हैं 110 से 120। उसके बाद में हमने पढ़ा था सामान्य, और सामान्य होते हैं क्या 91 से 110 के मध्य। ठीक है, और जड़ बुद्धि जो होते हैं ये साथियों हमेशा 70 से कम होते हैं, ध्यान रखना भाई। ठीक है, जो बालक जड़ बुद्धि होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि एकदम जो है वो जड़ जड़ बुद्धि होते हैं, उनको बोलते हैं हम जड़ बुद्धि, और ये होते हैं 70 से कम। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 70 से कम है वो होंगे जड़ बुद्धि। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और रीट L1 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जड़ बुद्धि बालक, देखो तीन चीजें ध्यान रखना। एक ध्यान रखना प्रतिभाशाली। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है प्रतिभाशाली, तो प्रतिभाशाली जो होते हैं ये होते हैं 140 से ऊपर वाले। ठीक है, एक ध्यान रख लेना औसत। ठीक है, औसत या फिर औसत को बोलते हैं सामान्य, औसत या फिर सामान्य। ठीक है, औसत या फिर सामान्य जो होते हैं ना, ये होते हैं देखो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे जगह नहीं है लिखने के लिए। यहाँ पे देखो औसत या सामान्य जो होंगे ना, वो होंगे 90 से लेकर के 110 के मध्य। उसके बाद में जो जड़ बुद्धि, यहाँ पे जो जड़ बुद्धि है ये होंगे 70 से कम। ठीक है, तो 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट प्रतिभाशाली का है जो 140 से ऊपर है। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपना जो है वो औसत का है, जो 90 से 110 के, यानी कि 90 से 110 के मध्य है। और तीसरा जो है वो जड़ बुद्धि है, जो कि अपॉन 70 से भी कम है। ठीक है, तो 70 से कम जड़ बुद्धि है, प्रतिभाशाली 140 से ऊपर वाले हैं, और औसत या फिर सामान्य की बात करें तो वो 90 से 110 आएंगे। ठीक है, हो सकता है वहां पे 91 से 110 आए, तो भी आंसर जो है वो वही रहेगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जिनका भी आंसर डी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास को एक लाइक जो है वो जरूर कर देना, और अगर दृष्टि पर नहीं है तो आज ही चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। स्कूल लेक्चर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि संवेगों पर, ठीक है, संवेग क्या होते हैं। देखो संवेग होते हैं क्रोध है, भय है, डर है। ठीक है, ये जो सारे हंसना है, रोना है, ये सारे जो है वो क्या है, संवेग है। ठीक है, देखो संवेग और संवेगों के साथ में जुड़ी हुई मूल प्रवृत्तियां किसने बताई है, मैकडूगल ने बताई है। ठीक है, 14 संवेग और उन 14 संवेगों के साथ में जुड़ी हुई 14 मूल प्रवृत्तियां, ठीक है, किसने बताई है, मैकडूगल ने बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो संवेग होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को किस चीज का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, आत्म चेतना का, ठीक है, आत्म प्रेरणा का, नियंत्रण का, या फिर आत्म अनुभूति। देखो साथियों यहाँ पे तो नियंत्रण नहीं है, यहाँ पे है आत्म नियंत्रण। क्या है, आत्म नियंत्रण है। तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आत्म नियंत्रण का। ठीक है, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को आत्म नियंत्रण का जो है वो अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया और समझ पर आधारित क्वेश्चन है। ध्यान रखना, रीड लेवल 2 के अंदर 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, और ये जो है वो डिपेंड करेगा आपकी समझ के ऊपर, यानी कि आपके आईक्यू लेवल के ऊपर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप देखते हैं कि एक छात्र जो है वो क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, आप देखते हैं कि एक छात्र जो है वो आपकी क्लास के अंदर क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, उस समय आप जो है वो उस छात्र के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है ये। ठीक है, देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, कि भाई तू प्रतिभाशाली है, ठीक है, तेरे को एक्स्ट्रा काम जो है वो नहीं देंगे, क्या ऐसा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। ठीक है, फोन करके बताएंगे कि थारा टाबर जो है वो बुद्धिमान है।
देखो इसके अंदर जो आपका एकदम एग्जिट और सही आंसर होगा वो होगा वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसको उस रूप में क्या करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके, ठीक है, उस तरह से उसे क्या करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसके लिए उसी प्रकार के जो प्रयास हैं वो किए जाएंगे। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन भाई। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो ट्रू है, यानी कि सत्य है। ठीक है, रीट L1 2016 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो पहला कहता है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, या फिर देखो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, मैंने और मेरी सिस्टर ने दोनों ने RSP का एक साथ एग्जाम दिया। ठीक है, मेरा नहीं हुआ बल्कि उसका हो गया। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है कि लड़के जो है वो अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ऐसा भी नहीं है कि लड़कियां जो है वो अधिक बुद्धिमान होती है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा कहना है कि बुद्धि का लिंग के साथ जो है वो संबंध नहीं है। और ऑप्शन डी कहना है कि सामान्यतः लड़के लड़कियों से जो है वो अधिक बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, सारी जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट है ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन मनोविज्ञान ये कहता है कि बुद्धि का लिंग के साथ जो है वो कोई संबंध नहीं है। ठीक है, बाकी अगर मेरी पर्सनली बात करें तो मैं तो मानता हूं कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से कई गुना अधिक होशियार है, यानी कि इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको उनको जो है वो एक तरह का मौका यानी कि सही तरीके से अवसर जो है वो नहीं मिल पाता है पढ़ने का। वो एक वातावरण जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट, वो लड़कियों को नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसमें जो है बुद्धि का, मनोविज्ञान ये कहता है कि बुद्धि का जो है वो लिंग के साथ में कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, ऐसे आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बुद्धि का यानी कि इंटेलिजेंसी का लिंग के साथ में कोई संबंध नहीं होता है। लड़का भी इंटेलिजेंट हो सकता है और लड़कियां भी हो सकती हैं। ठीक है, मेरा भाई भी जो है वो इंटेलिजेंट हो सकता है और मेरी बहनें जो है वो भी इंटेलिजेंट हो सकती हैं, यानी कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है ये 90 से 110 के मध्य है। और रीट L1 का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि तीन चीजों को आपको स्टार लगा के चलना है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो आता है हमेशा प्रतिभाशाली का। ठीक है, जो बालक प्रतिभाशाली होंगे, जो बालक प्रतिभाशाली होंगे उनका जो बुद्धि लब्धि जो स्तर होगा वो होगा 140 से ऊपर का, यानी कि 140 एबोव, 140 एबोव, यानी कि प्रतिभाशाली जो बालक होंगे उनका जो बुद्धि लब्धि स्तर होगा वो 140 से ऊपर होगा। उसके बाद में प्रतिभाशाली के बाद में बात करेंगे किसकी, औसत की। तीन पॉइंट ही मेनली जो है वो पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है प्रतिभाशाली का, एक आ जाएगा औसत, या फिर इसको बोलते हैं सामान्य। ठीक है, तो ये जो होते हैं औसत या सामान्य ये होंगे 90 से 110 के मध्य, 90 से 110 के मध्य जो होंगे वो होंगे औसत या फिर सामान्य। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा किसका, जड़ बुद्धि का, और ये होंगे 70 से भी कम। जिनकी बुद्धि लब्धि जो है वो 70 से भी कम है वो होंगे जड़ बुद्धि। ठीक है, तो तीन चीजें, एक तो प्रतिभाशाली जो होंगे वो 140 से ऊपर होंगे। ठीक है, एक हर बार सामान्य को लेकर पूछा जाएगा तो वो 90 से 110 के मध्य होंगे। ठीक है, और एक जो है वो जड़ बुद्धि को लेकर पूछा जाएगा तो वो अपने क्या होंगे, वो अपने होंगे जड़ बुद्धि जो कि 70 से भी कम होंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे आपसे पूछा है किसका, यहाँ पे पूछा है 90 से 110 के मध्य। ठीक है, तो ये होंगे सामान्य बुद्धि लब्धि, या फिर सामान्य की जगह औसत पे लिखा हुआ आ सकता है, तो दोनों एक ही है। ठीक है, सामान्य या फिर औसत, तो वो होंगे 90 से 110 के मध्य। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होंगे, और यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, ये कथन जो है वो मतलब किस प्रकार से है, देखो सत्य है, असत्य है, सही है, नहीं सही है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपका रीट लेवल 2 2011 का है। ठीक है, पुरुष जो है वो स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी है नहीं। ठीक है, AIR 2016 टीना डाबी,
ठीक है, यूपीएससी फर्स्ट रैंक, अगर ऐसा होता तो वो कभी टॉप ही नहीं करती। ठीक है, तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं ऐसा माना जाता है, ये सही है या फिर ये सही हो सकता है? ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रसिद्ध प्रदर्शित करता है, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए ये सही है। लेकिन साथियों देखो, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये बिल्कुल ही क्या है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ये जो है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यानी कि एक ऐसी रूढ़िवादी धारणा बन चुकी है। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह यानी कि एक ऐसी समाज के अंदर धारणा बन चुकी है कि लड़के जो हैं वो लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल ऐसा है नहीं। लड़कियां जो हैं वो लड़कों की तुलना में बहुत ज्यादा बुद्धिमान इंटेलिजेंस होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अभी बहनों एक क्लास को जो है वो एक लाइक जो है वो जरूर कर देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न वस्तुओं और विचारों के मध्य जटिल संबंधों को समझने की जो मानसिक क्षमता है ये क्या है? ये बुद्धि है। पीटीएस सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कल मैंने आपको एक एक परिभाषा बुद्धि की रटवाई थी। ठीक है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के मध्य जो एक जटिल संबंध है, ठीक है, इनको समझने की जो एक मानसिक क्षमता है वो क्या है? बुद्धि है। ये परिभाषा है किसकी? ये परिभाषा हो जाएगी थर्स्टन की। ये जो परिभाषा है वो किसकी है? ये परिभाषा है थर्स्टन की। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको बुद्धि की जो परिभाषा अगर अच्छे से याद करनी है ना, एक एक शब्द के साथ और एक एक ट्रिक के साथ, तो कल वाली क्लास जो है वो जाके जरूर देख लेना। ठीक है, इतना बेहतरीन और गजब लेवल से मैंने आपको एक एक परिभाषा जो है वो अच्छे से याद करवाई थी। जिन्होंने उस क्लास को देखा है उनसे आप कोई भी परिभाषा जो है वो रात के 2 बजे भी जाकर पूछ लेना, वो आराम से बता देंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और ये है आज का अपना अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, बुद्धि को मापने के लिए अशाब्दिक बुद्धि यानी कि जिसके अंदर शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अशाब्दिक। तो बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग जो है वो किया जाता है, मतलब ये जो प्रयोग है ये किसके लिए? सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, और ये जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? ठीक है, देखो सभी आयु वर्ग के व्यक्ति, देखो सभी आयु वर्ग के व्यक्ति, इसमें क्या होता है कि अशाब्दिक हैं तो इसमें अशिक्षित बच्चों के लिए या फिर शिक्षित और अशिक्षित, देखो शिक्षित हैं उनको तो अशाब्दिक की जरूरत नहीं है भाई, जो पढ़ा लिखा होगा उसके लिए जो है वो अशाब्दिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हमेशा जो अशिक्षित हैं, ठीक है, जो अशिक्षित व्यक्ति हैं यानी कि जिनको भाई जिनको पढ़ना नहीं आता है ना, उनके लिए जो है वो हम अशाब्दिक का प्रयोग करेंगे, और जिनको पढ़ना आता है उनके लिए जो है वो शाब्दिक परीक्षण के माध्यम से बुद्धि लब्धि का जो है वो पता किया जाता है। ठीक है, तो अशाब्दिक आया यानी कि आगे वाला जो व्यक्ति है वो शिक्षित नहीं है, यानी कि अशिक्षित है, तो हमेशा अशिक्षित व्यक्तियों के लिए, ठीक है, जिस बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करेंगे वो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसके अंदर शब्द नहीं होते। हो सकता है कुछ उसके अंदर जो है वो चित्र हो या फिर कुछ और भी चीजें हो, तो ये होता है अशाब्दिक, जो अशिक्षित व्यक्तियों के लिए होता है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्धिमत्ता का समझ जो है वो किससे है? रीट लेवल 2 2012 का क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता का समझ जो है वो किससे है? ठीक है, ऑप्शन ए देखो, केंद्रीय चिंतन से है, बिल्कुल सही है। बहुआयामी चिंतन से है, ये भी सही है। सृजनात्मकता से है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी से है। ठीक है, बुद्धिमत्ता का समझ जो है वो केंद्रीय चिंतन से भी है, ठीक है, बहुआयामी चिंतन से भी है, और सृजनात्मकता से भी है। ठीक है, तो ए बी और सी तीनों यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट बालक का संबंध होता है। ठीक है, एक विशिष्ट बालक है, ठीक है, उसका संबंध जो है वो किससे होता है? बुद्धि से, शिक्षा से, पाठ्य सामग्री से, या फिर खेल से? साथियों, एक विशिष्ट बालक जो होता है उसका संबंध जो है वो हमेशा होता है किससे? बुद्धि से। तो जिनका भी आंसर यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक विशिष्ट बालक का संबंध जो है वो हमेशा बुद्धि से यानी कि इंटेलिजेंस से होता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा जो है वो छोटा कर लेते हैं ताकि ये आराम से आपको देख सकें। ठीक है,
अब ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा? बहुबुद्धि का सिद्धांत। और ये जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है, पहले ये बात कर लेते हैं भाई। बहुबुद्धि का सिद्धांत है ये दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका कई बार जो है वो पूछा भी गया है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन जो है वो सीटेट का है, लेकिन रीट के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन सीटेट के हैं, जो क्वेश्चन एचटेट के हैं, वो सीधे कॉपी होके रीट के अंदर कई बार जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, ठीक है, इसके प्रतिपादक हो जाएंगे हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर है। ठीक है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंदर कुल जो है वो 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन जो है वो किया है। ठीक है, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये देता हार्वर्ड गार्डनर ने, और हार्वर्ड गार्डनर का था कि बुद्धि जो है वो 9 प्रकार की होती है। ठीक है, बुद्धि के कितने प्रकार हैं? बुद्धि के हैं 9 प्रकार। बहुबुद्धि का सिद्धांत और किसने दिया है? तो ये दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, अब हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, ठीक है, सभी प्रकार की पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और उनका वर्गीकृत करने की जो योग्यता है वो कौन सी बुद्धि है? देखो आराम से देखो, यहाँ पे तार्किक गणितीय बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक, देखो भाषिक बुद्धि का संबंध किससे है? भाषा से। ठीक है, स्थानिक बुद्धि का संबंध किससे है? स्थान से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों, सीधी सी बात है किससे होगा? प्रकृति। भाई ये तो प्रकृति के हैं। पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों का संबंध किससे है? प्रकृति से है। ठीक है, तो इनका अध्ययन हम कौन सी बुद्धि में करेंगे? इनका अध्ययन जो है वो हम हमेशा प्राकृतिक बुद्धि के अंदर करेंगे, यानी कि जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा बहुबुद्धि का सिद्धांत। प्रतिपादक पूछे तो करना है हार्वर्ड गार्डनर भाई। ठीक है, प्रतिपादक पूछे तो हार्वर्ड गार्डनर कर देना, प्रकार पूछे तो 9 कर देना, और इस प्रकार से पूछे कि पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को, ठीक है, ये किस में आएंगे? तो ये आएंगे प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत। बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कॉस्ट यानी कि कितने खाने हैं? अब देखो गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, इसमें जो आयाम है वो है 3। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत है, इसके अंदर कुल जो है वो 3 आयाम है। पहला कौन सा आयाम है? तो पहला जो आयाम है वो है संक्रिया या फिर प्रक्रिया। ठीक है, कल चर्चा की थी संक्रिया और प्रक्रिया की, यानी कि प्रोसेस की। ठीक है, सेकंड जो है वो है विषय वस्तु। सेकंड क्या है? सेकंड हो जाएगा विषय वस्तु। और तीसरा जो है वो हो जाएगा उत्पादन, यानी कि रिजल्ट। ठीक है, तो ये हो गए 3 आयाम। सबसे पहला हमने किसी विषय वस्तु को देखा या फिर सुना, यानी कि या तो दृश्य या फिर सर्वे। दृश्य या सर्वे ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं विषय वस्तु के अंतर्गत भाई। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं विषय वस्तु के अंतर्गत। ठीक है, उस विषय वस्तु को देखने के बाद में जो अपने दिमाग के अंदर एक्टिविटी हुई, यानी कि जो क्रिया अपने माइंड के अंदर प्रोसेस होना शुरू हुआ, उसके बारे में हमने सोचना शुरू किया, तो उसको हम बोलते हैं संक्रिया या फिर प्रक्रिया। किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं या फिर सुनते हैं, तो उसके बारे में जब अपने दिमाग के अंदर जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं, शुरू होती है कि ये चीज़ जो है वो क्या है, या फिर ये जो आवाज़ है वो किस चीज़ की है, तो उसको हम बोलते हैं संक्रिया या फिर प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्यों स्टार्ट हुई है? ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है उस विषय वस्तु को देखने के बाद में। ठीक है, तो सेकंड जो विमा है, यानी कि सेकंड जो आयाम है वो है अपना विषय वस्तु। ठीक है, अब इन सभी को देखो, विषय वस्तु को देख लिया, संक्रिया प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, उसके बाद में अंतिम में जो है वो एक उत्पादन है, यानी कि एक रिजल्ट निकलता है। वो शायद इकाई वर्ग में हो सकता है, किसी भी, ठीक है, संबंध के रूप में हो सकता है, तो वो हो गया उत्पादन। ठीक है, तो पहली विमा संक्रिया या फिर प्रक्रिया। ठीक है, दूसरी जो है वो है विषय वस्तु, और तीसरी जो है वो है उत्पादन। ठीक है, तो इसमें जो गिलफोर्ड ने बुद्धि का जो मॉडल है उसमें कुल कितने खाने हैं? तो ये 120 हैं। ठीक है, कितने हैं? 120 खाने, इनके जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये टोटल जो है वो 120 है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु जो है वो 14 वर्ष है, वह कहलाएगा। ठीक है, किसी 10 वर्षीय बालक की जो मानसिक आयु, इनकी मेंटल एज जो है वो 14 वर्ष है। ठीक है, तो वह कहलाएगा एक प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, सृजनशील या फिर जड़ बुद्धि। सीधा नहीं पता कर सकते, सबसे पहले हमें उस बालक का आईक्यू लेवल यानी कि बुद्धि लब्धि का जो स्तर है वो पता करना होगा। ठीक है, अब उसको पता करने के लिए बुद्धि लब्धि का एक सूत्र है किसका, अपने टर्मन का। ठीक है, टर्मन का सूत्र यह कहता है कि मानसिक आयु सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, उसके बाद में उस बालक की वास्तविक आयु लिखेंगे और उसको गुणा कर देंगे किससे, 100 से। करो अब देखो मानसिक आयु क्या, देखो मानसिक आयु यहाँ पे लिखा है उस बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष। मानसिक आयु कितनी है, मानसिक आयु होगी 14 वर्ष। ठीक है भाई, लिख दिया 14 वर्ष। 10 वर्ष देखो उसकी जो वास्तविक आयु है वो 10 वर्ष है। ठीक है, तो बट्टे में लिख दिया 10 और गुणा कर दिया किससे, 100 से। ठीक है, अब कर लो, देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 14 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 140। ठीक है, तो 140 वाला मैंने आपको बताया था कि 140 या फिर 140 से ऊपर अगर किसी बालक का बुद्धि लब्धि इस तरह यानी कि किसी का आईक्यू लेवल जो है वो 140 या फिर 140 से ऊपर है तो वो हमेशा प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आएगा, यानी कि प्रतिभाशाली होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिभाशाली। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, और ये आज की क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन है और ये है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया है। ठीक है, गिलफोर्ड का सिद्धांत जो है वो कौन सा है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत है। ठीक है, बुद्धि का एक खंड मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, द्विखंड है या फिर बुद्धि का बहुखंड है, थॉर्नडाइक की बहु याद आ रहा है, टिल्ले पर खड़ी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट करता है और क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं एक नई मनोविज्ञान की बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।